और यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस प्लस प्री दोनों के लिए होगा, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ये होगा और प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये पॉलिटी का सेशन होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस होगा, उसके लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते होंगे वो तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज एक दो हमारा बेसिक लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग आएंगे एडवांस लेक्चर पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग को सिंपल सा समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को हम लोग रूल बुक भी बोलते हैं, ठीक है। रूल बुक से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा बुक जिसमें पूरे नियम कानून लिखे होंगे। अब पूरे नियम कानून लिखे होंगे इसका मतलब ये कि उस नियम कानून को कोई मानता भी होगा, तो हाँ मानता है। तो हमारे देश में जो भी नियम, जो भी लोग हैं या गवर्नमेंट है या जो भी चीज चल रही है, सोसाइटी हो गई या गवर्नमेंट हो गई या लोग जो फ्री रह पा रहे हैं, लोगों के जो राइट्स हैं, वो चीज कहाँ लिखा हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसकी बात को सबको मानना पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इससे बड़ा कोई नहीं है कंट्री में, तो इसकी बात को सबको मानना पड़ेगा। और ये क्या करती है कि गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना है ये भी डिसाइड करती है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल बुक में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को इस तरह काम करना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के में सारा चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट हाउ कैसे वर्क कर सकती है, कैसे वर्क करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, इसको आप समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलने का मेन कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंजेबल है, चेंज होते रहता है, इसमें अमेंडमेंट होते रहती है। ये चेंजेबल होने के चलते, ठीक है, इसको बोला गया है लिविंग डॉक्यूमेंट। यानी कि ये चेंजेबल है और ये चेंजेबल होने के चलते इसको लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसी तरह इसमें भी चेंजेबल है, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होती हैं उनको बोला जाता है अमेंडमेंट, ठीक है। एक बात को, इस टर्म को भी ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट उसको बोला जाता है। अब चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, ये होता क्या है, इसका हिंदी में बोला जाता है संविधानवाद, ठीक है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करना, लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट विच इज मेड बाय द लॉ, ठीक है, अंडर द अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ है, ठीक है, उसी लॉ के अंतर्गत गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करना ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि हर नागरिक के जो पावर्स है उसको लिमिट करना, हर नागरिक के राइट्स को देना, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है। यानी कि संविधान के अनुसार सब चीज चलेगी तो वो क्या होगा, संविधानवाद होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म by the act of, by the law of which is available under the constitution। उसके अनुसार गवर्नमेंट के पावर को क्या करना, लिमिट करना, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल है, यहाँ पर टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होगा, हाँ, जैसे टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव टेम्पोररी क्यों है, यानी कि 5 ईयर के लिए ही क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है इलेक्ट होगी 5 ईयर के लिए, तो इसलिए ये क्या है, तो यहाँ पर पावर गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जा रही है। तो इसी लिमिटिंग ऑफ पावर को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रूल ऑफ लॉ हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को खुद अपने अनुसार चलना पड़ता है। इसका मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम कानून में चेंजेस लाने हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही वो जो रूल लिखा हुआ है उसी के अनुसार ही उसमें भी चेंज आ सकता है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 471 आर्टिकल है और 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन हुआ है 12 शेड्यूल्स में, 471 आर्टिकल्स में और 25 पार्ट्स में। और जब आज़ादी हमको मिली थी और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950 में जो लागू हुआ था, तो उस समय 395 आर्टिकल्स है। अब बढ़ के ये इतना हो चुके हैं, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं तो ये भी बढ़ते रहते हैं। अब अगला चीज है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे विश्व में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये बेसिक क्लास चल रही है। अब अगला आता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट के ऑर्गन, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, कौन कौन, एक होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियल, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, मेक लॉ, ठीक है, टू मेक लॉ, इनका काम है कि लॉ को बनाना, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, इनका काम है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट लॉ। और जुडिशियल का काम क्या है, सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। इसका काम क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो भी स्टेट और लोगों के बीच में हो या सेंटर और लोगों के बीच में हो, उसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। या ये भी ये देखती है कि जो लॉ बना हुआ है उसकी अच्छी तरह से क्या पालन हो रही है कि नहीं। ये किसका काम है, जुडिशियल का काम है, ठीक है।
तो आपको सारा काम समझ में आ गया कि लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि लॉ को बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि लॉ को इम्पोज करना, इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियल का काम क्या है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। अब देखिए लेजिस्लेटिव में कौन कौन आते हैं, जो प्रेसिडेंट हो गए वो आते हैं, पार्लियामेंट आता है, तो पार्लियामेंट के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में अब राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल्स आ गए, और प्लस जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये सब भी एग्जीक्यूटिव में ही आता है, आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये सब। अब जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब जुडिशियल आपको है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, पार्लियामेंट जो होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर बनता है, ठीक है। और पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उसको बोला जाता है एमपी, ठीक है। पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उसको एमपी बोला जाता है। देखिए हमारा पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, ठीक है। अब एक है लोअर हाउस, ठीक है, एक है अपर हाउस। अब लोअर हाउस आपको लोकसभा को बोला जाता है, ये लोकसभा को, और ये राज्यसभा को। अब ये भी समझना होगा कि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एमपी, जो उनको बोला जाता है, और राज्यसभा में भी जो होते हैं वो भी एमपी जो होते हैं। ये जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा, ठीक है। और ये जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं किनके द्वारा, तो ये एमएलएज के द्वारा। अब एमएलएज होते क्या है इनको हम लोग को देखना है, ठीक है। एमएलएज होते क्या है इनको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए स्टेट, जो स्टेट होते हैं हर स्टेट के पास असेंबली होती है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोला जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA, और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, SLC होता है, ठीक है। ये दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उसको बोला जाता है MLC, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो अब जो ये एमएलए होते हैं यही क्या काम करते हैं कि चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसलिए आपको समझ में आया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसमें एमएलए होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसी होते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर जगह एसएलसी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको नहीं मिलेगा हर राज्य में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर राज्य में आपको मिलेगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि दो आपको टर्म कहीं कहीं आएगा, कहीं कहीं यूनिक कैमरर आ जाएगा, ये क्या होता है, और बाइक कैमरा। यूनिक कैमरा उसको बोला जाता है जहां पर कि सिर्फ वन हाउस हो, ठीक है, जहां पर जिस राज्य में वन हाउस हो उसको यूनिक कैमरा, और जहां पर दो हाउस हो उसको बोला जाएगा बाइक कैमरा, ठीक है। तो होप आपको यहां तक समझ में बातें आ गई होंगी। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो देखिए जो राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं इनको एमपी बोला जाता है, ठीक है। ये अब हाँ जो राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं उनको एमपी बोला जाता है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी टू टाइप, ठीक है, एक होता है एसएलए यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है एसएलसी यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठता है उसको एमएलए, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठता है उसको एमएलसी बोला जाता है। जहां पर दो हाउसेज है उसको बाइक कैमरा लेजिस्लेचर बोला जाता है, जहां पर वन हाउस है उसको यूनिक कैमरा बोला जाता है, ठीक है, यूनिक कैमरा। अब मेंबर ऑफ जो लोकसभा होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, और राज्यसभा के जो होते हैं वो उसको एमएलए चुनकर भेजते हैं, एमएलए चुनकर भेजते हैं। तो यहाँ तक आपको होप की समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव किसे बोलते हैं? देखिए, जो नियम को पालन करवाता है, जो लॉ को पालन करवाता है, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब एग्जीक्यूटिव में अंतर्गत आ जाएंगे। अब एग्जीक्यूटिव में भी दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, या इसको टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है इन लोगों को, क्योंकि ये 5 साल के लिए चुन के आते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गए, ये सब कैबिनेट हो गया जितने लोगों का है, वो सब टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये सब जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। अब तीसरा आता है जुडिशरी। अभी इनको प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ बोले जाते हैं, मतलब लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, या मेट्रोपॉलिटन शहर में जाइएगा तो सिटीज में जाइएगा तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। उसमें भी 2 कोर्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट वो होते हैं जहाँ पर कि जैसे खेत उत का मामला हो गया, ये नॉर्मल मामला को सुलटाया जाता है। क्रिमिनल केस जैसे मर्डर ऑर्डर हो गया, ये सब क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता है। तो हम लोग को उस कोर्ट को अलग से पढ़ना है, तो यहाँ पर अभी देखेंगे नहीं सारी चीजों को। आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार का, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि एक कोडिफाइड और कंपाइल्ड बुक के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि एक अच्छी तरह से पूरा नियम कानून बैठ कर बनाया गया है, एक बुक के फॉर्म में लिख दिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन का मतलब ऐसा नहीं कि जो लिखा नहीं गया है, ऐसा नहीं, मौखिक है। अनरिटन का मतलब लिखा गया है बट कोडिफाइड नहीं है, कंपाइल्ड नहीं है, किसी बुक के फॉर्म में नहीं है, उसको बोला जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बहुत लोग आज तक सोचते होंगे कि अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, मतलब यूनाइटेड किंगडम का, उसमें तो लिखा ही नहीं गया होगा, सिर्फ मौखिक है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो यूएसए का जो 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था यूएसए में, ठीक है। इंडिया में तो सब लोग जानता है कि इंडिया में जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का। तो अच्छा, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके के पास, ठीक है। अब यूके से बहुत लोग समझते हैं कि यार इंग्लैंड होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं। देखिए, यूके जो है 4 देश से मिलकर बना हुआ है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ है यूके, ठीक है। यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यानी कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग जो कंट्रीज है वो मिलके बने हुए हैं। अब कहीं कहीं आपको ग्रेट ब्रिटेन नाम सुनने को आ जाएगा, तो आप लोग सोचेंगे ग्रेट ब्रिटेन इज ए कंट्री, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? एक आइसलैंड है जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट यूरोप में, यूरोप के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है। ये एक आइसलैंड है और कुछ नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटिश आइसलैंड सुन के बहुत लोग सोचते हैं कि ये भी एक कंट्री है, नहीं, ऐसा भी नहीं। ये 6000 आइसलैंड का क्या है? कलेक्शन है, और जिसमें से ग्रेट ब्रिटेन जो है सबसे लार्जेस्ट क्या है? आपका आइसलैंड है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इंग्लैंड तो आप लोग सब लोग जान ही गए कि एक कंट्री है यूके का। यूके को इंग्लैंड नहीं बोला जाता है, इंग्लैंड को यूके नहीं बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूके क्या है? सबमिशन ऑफ कंट्रीज है, यूनाइटेड ऑफ सम कंट्रीज है, ठीक है, बट इंग्लैंड एक उसी में का कंट्री है। अब आपको अब दूसरा चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब होता है कड़ा, और कड़ा का मतलब होता है जो कि हार्ड हो, ठीक है, हार्ड हो, यानी कि जिसको आसानी से नहीं बदला जा सके उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो आसानी से नहीं बदला जा सके उसको रिजिड बोलेंगे, और वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आसानी से हम लोग बदल सके उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया का अब बात आती है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मिक्स, ना हार्ड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, यानी कि मिक्स है। मिक्स का मतलब कि ना ही इसको आसानी से बदला जा सकता है और ना ही बदलने में परेशानी होगी, ठीक है। तो आसानी से आप बदल भी नहीं सकते हैं और बदलने में आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी, यानी कि दोनों का मिक्स है। और यूएसए का देखें तो रिजिड है, इसीलिए यूएसए में बहुत कम अमेंडमेंट हुए हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हो गए क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एज कम्पेयर टू यूएसए इजी है, ठीक है। यूएसए में अभी ना अमेंडमेंट करना बहुत इजी नहीं है, इसलिए वहां पर बहुत समय लग गया, इसलिए वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। यूके का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इजी है, आसानी से चेंज किया जा सकता है, ठीक है।
तो आगे आता है इनेक्टेड एंड इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इनेक्टेड और इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, इनेक्टेड का मतलब होता है कि वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक बॉडी के द्वारा किसी स्पेसिफिक टाइम में बनाया गया हो। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और ये 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो है उसको बनाई थी। तो अब आप सिंपल समझ में आ रहा होगा कि वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्पेसिफिक टाइम में और कोई बॉडी के द्वारा बनाया गया हो उसको बोलते हैं इनेक्टेड। और इवॉल्व के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक बॉडी है, ठीक है। ये जब मन तब अपना समय समय पर इसको इवॉल्व किया जाता रहता है एज पर ने, जैसे कि यूके का है, ठीक है। अब आता है अगला यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी एंड फेडरल किसको बोलते हैं भाई? तो देखिए, यूनिटी का मतलब एक, जिस कंट्री में पावर किसी एक के हाथ में हो, सेंटर के हाथ में हो यानी, ठीक है, उसको बोला जाएगा यूनिटरी। और पावर अगर स्टेट्स के बीच में डिवाइड है तो उसको बोला जाएगा फेडरल, ठीक है। पावर अगर स्टेट के बीच में डिवाइड है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर पावर किसी एक के हाथ में तो उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। अब सिंपल सा समझिए, यूनिटरी में जैसे आपको आ जाएगा यूके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इसमें पावर किसी एक के हाथ में है, ठीक है। लेकिन वही फेडरल की बात करें तो यूएसए, ब्राजील और इंडिया। इंडिया फेडरल है कि नहीं है, थोड़ा सा इस पे डाउट हो जाता है। इसलिए क्योंकि समझिए, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स के पास अपनी पावर है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो पावर जो है वो सेंटर की तरफ क्या है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है। यानी कि सेंटर के पास उसको स्टेट्स को कंट्रोल करने का पावर ज्यादा है, थोड़ा सा सेंटर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इंडिया में फेडरल है बट सेंटर के पास पावर है उनको कंट्रोल करने का। तो इसलिए ये जो है हमारे लोग का जो देश है इसको बोला जाता है क्वासी फेडरल, यानी कि नहीं फेडरल है और ना ही पूरी तरह आपको यूनिटरी है। तो ये क्वासी फेडरल है, यानी कि मिक्स यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू यूएसए के, ठीक है। अब हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या नहीं है? तो इसके 5 कंडीशन है, ठीक है। अगर डिवीजन ऑफ पावर है तो है फेडरल, पहला कंडीशन तो हम लोग के यहाँ भी फॉलो होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, ये भी फॉलो करता है। डबल पॉलिसी मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, ये भी है। स्टेट के लिए अलग है, सेंटर के लिए अलग है। सेंट्रल के लिए आपको राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट के लिए आपको ये मिल जाएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी दिया हुआ है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ ये भी है। तो ये सारे होने के बावजूद भी हम लोग क्वासी फेडरल है, क्योंकि हमने अभी बोला कि डिवीजन ऑफ पावर जो है हल्का झुका हुआ है यूनिटरी की तरफ, सेंटर की तरफ, इसलिए हम लोग का देश क्वासी फेडरल है। हालांकि कुछ बीते हुए वर्षों में, ठीक है, 2019-20 ये सब जो समय है इसमें थोड़ा सा ये सब चीजें चेंज होती दिख रही है, ठीक है। ज्यादा हम लोग का यहाँ से जो फेडरल सिस्टम है वो खत्म होते जा रहा है, ठीक है। अब इसके एडिशन में और भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेनी फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो जो हम लोग आगे की क्लासेज में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, हिस्ट्री इसकी क्या है पूरे हमारा पॉलिटी की। तो हम लोग इस हिस्टोरिकल ग्राउंड देखकर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा हमारा ये आपको पूरा लेक्चर, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और कोई सुझाव भी होगा तो हम जरूर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।